वैसे तो मैंने ऑटिज्म के बारे में अभी तक इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे वीडियो, 100 से ऊपर वीडियो तो ऑटिज्म पे ही डाला है। उसमें से 10-15 वीडियो ऐसे हैं जिसमें ऑटिज्म पे बात की है कि रिकवरी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन परिवेश में वो ये होता है, ऑटिज्म की रिकवरी डिपेंड करती है, वो सारा कुछ मैंने ये किया है। लेकिन इधर कुछ दिनों से कुछ लोग का सवाल है कि मतलब ऑटिज्म पे आप ये बताएं कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। और ऑस्ट्रेलिया से एक हैं, यही इंडिया की ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो रह रही हैं, उन्होंने कल फ़ोन किया था तो उस पर बात हुई थी हमारी कि वो कह रही है कि जैसे इधर में इसको डिजेबिलिटी बोला जाता है, मतलब उनके कहने अनुसार कि इसको ऑटिज्म या फिर इस तरह के डिजीज जो होते हैं इसको डिजेबिलिटी बोला जाता है, डिजेबिलिटी माना जाता है और माना जाता है कि कभी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल जिन जिन लोगों के हैं उन सब के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे कि आप लोग पुराने वीडियो में जाते नहीं, आप लोग रिसेंट में चाहिए, जो सवाल आपने पूछा उसी पे आपको वीडियो चाहिए होता, जनरली ये होता। तो बार बार तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी फ्री हैं तो मैंने सोचा कि इस पर एक बार और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा टर्म एंड टर्मिनोलॉजी। अब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हम लोग जानते नहीं हैं, किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देते हैं। तो जैसे एक बात करें कि ऑटिज्म पे जब बात करते हैं तो ऑटिज्म बोला जाता है कि डिजीज है ही नहीं, नाम में ही है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। उसके बाद से अगर ADHD की बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर। कुछ टर्म समझते हैं कॉमन भाषा में, टेक्निकल बातों में नहीं जाते, हम टेक्निकल ज़्यादा बात करना चाहते नहीं हैं। अभी तक कॉमन बातें ही मैंने की हैं और सबसे जुड़ने के लिए कॉमन बातें ही करनी ज़रूरी होती हैं। टेक्निकल बातें करेंगे, साइकोलॉजी का टॉपिक शुरू करेंगे 1-2 दिन में, तो उसमें साइकोलॉजी के लेवल पे जब बताएंगे तो हर सवाल, आपके 1000 सवाल होंगे, जवाब उस साइकोलॉजी के वीडियो में ही मिला, सारा साइकोलॉजिकल ये है। तो अभी बात कर रहे थे हम कि एक कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक होता है डिजीज, मतलब डिस प्लस ईज। तो डिस प्लस ईज में क्या होता है कि ईजी एक आपकी लाइफ चल रही थी, उसमें क्या हुआ कि चेंजेज हो गया कुछ ना कुछ। अब डिस जहाँ भी टर्म यूज किया गया तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हुई है। तो जो लाइफ ईज में थी अब वो डिस ईज में हो गई। तो जैसे कंफर्ट में लाइफ चल रही है, अब डिसकंफर्ट हो गया। तो उसी तरह की ईजी लाइफ थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेम्पररी हुई, तो उसको बोलते हैं डिजीज। एक होता है डिजॉर्डर जो कि ऑटिज्म में आता है। तो डिजॉर्डर मतलब कि एक, अब जैसे वो ईज था वो ख़त्म हुआ, डिस ईज हो गया। डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये चीज़ें एक ऑर्डर में कुछ भी चीज़ चल रहा था, एक पैटर्न में कोई भी चीज़ चल रहा था, जो नॉर्मल पैटर्न माइलस्टोन्स जो होते हैं उसमें चल रहे थे। नॉर्मल माइलस्टोन जो होते हैं, फिजिकल माइलस्टोन्स, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स जो भी होते हैं ग्रोथ के लिए, तो वो एक ऑर्डर में चल रहे थे, जो नॉर्मल बच्चों में, उसी सेम एज ग्रुप के बच्चों में जो नॉर्मली चलते रहते हैं, उसी में क्या होता है कि कुछ चेंजेज हो गए, तो वो हो गया डिजॉर्डर। तो मतलब कि सिर्फ माइलस्टोन डिले हुआ या फिर कुछ पैटर्न जो होता है वो डिले हुआ, इतने समय में अचीव होने जाने चाहिए थे, नहीं अचीव हुआ, तो मतलब वो ऑर्डर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो वो डिसऑर्डर हो गया। इसके बाद आता है डिसेबिलिटी, जो आपने बोला था, नाम किसी का हम लेते नहीं है जनरली। तो डिसेबिलिटी में क्या होता है कि हम जो चीज़ करने के लिए एबल थे, सपोज कि अभी ये है कि मेरे पास ये एलेक्सा रखा, अभी इसको कुछ बोलेंगे, वॉइस कमांड फॉलो करेगी, गाना बजेगा, इसके लिए एबल हैं। अब क्या है कि सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ही चली जाए, वॉइस कमांड फॉलो नहीं करेगा। अब वॉइस कमांड फॉलो नहीं करे तो डिसेबिलिटी होगा, अब हम एबल नहीं है बोलने में, तो ये होते हैं डिसेबिलिटी। एक होता है डिफॉर्मिटी। तो डिसेबिलिटी जो टर्म होता है वो परमानेंट है,
डिजेबल हो गए। अब उसके लिए कुछ ना कुछ आपको अब सर्जिकल मैनेजमेंट या फिर वैसा कुछ करना पड़ेगा, मतलब बाहर से कुछ असिस्टिव डिवाइस, असिस्टिव ये लगाना पड़ेगा। अगर लिम्ब की बात करें तो असिस्टिव लिम्ब लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक लिम्ब बोलते हैं, कि जिनका ये हो गया, डिजेबल हो गए लोग, तो पैर वैर कट गया, ये हो गया, तो अब वो डिजेबल हो गया। अब डिजेबल हो गया तो उसको असिस्टिव डिवाइस लगाते हैं, तो उसमें वो होता है डिसेबिलिटी। जैसे कि मान लिया वोकल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब उसकी सर्जरी के थ्रू कुछ मैनेजमेंट हो सकता है, तो वो हो गया, तो वो होता है डिसेबिलिटी। एक आता है कि डिफॉर्मिटी। अब डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि परमानेंट वो शेप चेंज हो गया या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी की बात करें तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी जनरली आर्थराइटिस के केस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्रोनिक केस में होता है। तो ये ऐसे क्या होता है कि ये जो फिंगर दिख रहा है ये स्वान नेक की तरह हो जाता है, तो ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ये परमानेंट हो गया, तो ये अब कभी ठीक नहीं हो सकता बिना सर्जिकल करेक्शन किए हुए, बिना सर्जिकल मैनेजमेंट किए हुए। तो यही बात समझनी है कि डिजीज क्योरेबल होता है, डिजऑर्डर क्योरेबल होता है, बस उसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, हो गया क्योरेबल। वैसे ही है कि ऑर्डर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 10 तक लगा है, उसी में क्या 1 3 7 5 3 4 ऐसे करके ये हुआ, तो डिजऑर्डर हो गया। बस वो ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए तो आ गया सही ऑर्डर में, ठीक हो जाए। तो ये तो 4-5 टर्मिनोलॉजी हो गया। अब आपका मेन सवाल ये होता है कि ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, मैंने हमेशा बताया है कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे केसेस में वर्चुअल ऑटिज्म है, बॉर्डर लाइन ऑटिज्म है, 100% क्योरेबल है, माइल्ड ऑटिज्म है 90-95% क्योरेबल है, मॉडरेट तक ऑटिज्म भी 90-95% तक क्योर हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। माइल्ड का मैंने देखा कि 1 साल 1.25 साल का समय लेता है। मॉडरेट में मेरे पास कुछ बच्चे 1.5 2 साल से हैं, तो अभी भी 10-15% उनमें बचा ही है। सीवियर केसेस मैंने कुछ देखे हैं, कुछ चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता मेरे हिसाब से, तो उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। उनको स्पेशल स्कूल में डालना पड़ता है, कुछ वोकेशनल ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देनी होती है कि लाइफ लॉन्ग वो कुछ अपना काम कर सकें, अपना जीने खाने की व्यवस्था कर सकें। तो ये मैंने देखा, ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब जो लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उसका नहीं पता। अब रही बात की अगर साइकोलॉजी के लेवल पे आप पूछें कि हेल्दी कौन है, मतलब पूरी तरह से ठीक कौन है, तो अभी के टाइम में 90-95% लोग साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको है, साइकोलॉजी के हिसाब से। फिजिकली ठीक दिख रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग दिख रहे हैं, कभी कभार मूड स्विंग होता है, स्ट्रेस में है। अब क्या है कि सिंपल सी बात समझिए कि आप जैसे ये करें, कुछ एक्सपेक्ट किए थे कि इस दिन तक हम ये बन जाएंगे, इतना मेरे पास पैसा होगा, ये चीज़ें अचीव कर लेंगे, नहीं हुआ। दूसरे को देख के आप ये करे थे, अब दूसरे को देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ते जा रहा है, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्ट्रेस है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके लो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, नीचे टेबल के नीचे हम पैर हिला रहे हैं, साइकोलॉजी के हिसाब से ये भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें, अब जब तक क्या है कि आपके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मान लिया आप रिपीटेटिव एक ही चीज़ को कई बार करते हैं, ऑब्सेसिव हैं आप, लेकिन उससे अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप ठीक हैं। अगर उस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप ठीक नहीं हैं। जैसे मैंने बोला था कि 5 स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को उठा लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को, उसमें से एक केस आपको ADHD का जरूर मिल ही जाएगा जरूर। लेकिन क्या है कि वो उस हद तक नहीं है जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो नॉर्मल लाइफ में वो चल जाता है आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वही चीज़ है कि रिपीटेटिव वही चीज़ें करते रहे, किसी को भोंक देना, किसी को ये कर देना, रोज़ कंप्लेन होते रहे, तो मतलब सामने वाले को प्रॉब्लम उससे हो रही है, तो वो ADHD में आ रहा है और वो डिजॉर्डर है, तो उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। इसी तरह है कि अब ठीक होने का मापदंड क्या होना चाहिए, हमारा मानक मेजरमेंट का पैमाना क्या होना चाहिए कि कैसे माने कि ठीक है। तो सिंपल सी बात समझिए कि जेनरल ADL, अब ADL क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग के लिए हर एक इंसान की जो ज़रूरत है उसको ADL बोलते हैं। तो जनरल ADL होता है, इंस्ट्रूमेंटल ADL होता है। अब जनरल ADL में बेसिक चीज़ें, जो सुबह में आप उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ब्रशिंग, बाथिंग, क्लोथिंग, ड्रेसिंग, वॉशिंग और बटनिंग अनबटनिंग, शूलेस वगैरह बांध लेना, ऑफिस जाना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें जनरल ADL है।
इंस्ट्रूमेंटल एडीएल में यही थोड़ा सा और इम्प्रूव कर गया कि जैसे कि सुबह आप उठे तो टॉयलेट तो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, जनरल एडीएल। लेकिन अब क्या है कि जैसे खाना दिया गया, आप खा लेते हैं, कोई बना के दिया, आपको सिर्फ खाना है, आप खा लिए, जनरल एडीएल में आता है। उसके एब्सेंस में अगर आप बना भी ले रहे हैं, आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, परफेक्ट उसका ये होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी परफेक्ट हो, टेस्ट परफेक्ट हो, ये सब चीज़ें अगर आप कर ले रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंटल एडीएल है। अब बटनिंग अनबटनिंग का मैंने बोला कि चलिए ठीक है, लेकिन आपको ड्रेस मैचिंग आ जाए, अच्छे से शर्टिंग वगैरह आ जाए, शर्टिंग कर लिया, अंडर शर्टिंग कर लिया आपने, अच्छे से मैचिंग ये कर लिया, टाई वगैरह पहन लिया, जूता वगैरह ये कर लिया, मतलब कि प्रॉपर एक वेल ड्रेस्ड आप हो जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एडीएल है। गाड़ी खुद से आप ड्राइव कर ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एडीएल है। अकाउंटिंग कर ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एडीएल है। लेन देन का हिसाब आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं, ये होती हैं इंस्ट्रूमेंटल एडीएल। और ये अगर आपका बच्चा फॉलो कर ले रहा है इतनी चीज़ें, तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से ठीक है। कुछ कुछ बिहेवियरल चीज़ें होती हैं, हाँ, ये क्या है कि वो सारी चीज़ें हो सकता है कि नहीं सीख पाए जल्दी से, कुछ चीज़ें समय के साथ साथ सीख लेगा वो। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना कर ले रहा है, एडीएल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले रहा है, मतलब कि आपका बच्चा या फिर वो बड़ा हो गया है तो वो भी एडल्ट पेशेंट हैं, वो भी अगर इतना कर ले रहे हैं तो वो पूरी तरह से ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि ऑटिज्म इज़ क्यूरेबल। तो बी पॉजिटिव, बी वेयर। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।